अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है ये हमारी डीपसी कंट्रोलर 8610 MK2 के ऊपर है। ये डीपसी कंट्रोलर इसको सिंक्रोनाइजिंग मॉड्यूल भी कहा जाता है और लोड शेयरिंग मॉड्यूल भी कहा जाता है। इसके ऊपर सबसे पहले हमें ये नेविगेशन कीज़ मिल जाती हैं, 4 अदद, 1 2 3 4 और एक इंटर का बटन मिल जाता है। उसके बाद ये साथ डिस्प्ले आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ये 4 इंडिकेशंस आ जाती हैं जिनको वार्निंग इंडिकेशन कहते हैं। और ये वार्निंग इंडिकेशन हम अपनी मर्ज़ी के साथ हमने जो जिसका भी अलार्म वार्निंग अलार्म लेना होता है उसके सामने हम उसका टैग यहाँ पे लिख देते हैं उसके साथ। और उसके बाद हमारे पास ये ऑफ़ का बटन आ जाता है। इसके 2 पर्पस होते हैं, एक तो ये मॉड्यूल को रीसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा जनरेटर को ऑफ़ करने के लिए, मैनुअली ऑफ़ करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास मैनुअल का बटन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ऑटो का बटन आ जाता है। ऑटो पे अगर हमने इसको स्टार्ट करना है तो हम ये वाला बटन दबाएंगे और ये इंडिकेशन इसके साथ ऑन हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैनुअल पे करना है तो ये बटन दबाएंगे और ये इंडिकेशन हो गई। उसके बाद हमें स्टार्ट के लिए ये वाला बटन ऑन करना पड़ेगा। और अगर हमने सिंक्रोनाइजिंग जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये इंडिकेशन इस जगह पे ऑन हो जाएगी लोड की। और जब हमने लोड शेयर करना होगा तो हम ये बटन प्रेस करेंगे और हमारा ब्रेकर लग जाएगा। जी तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी वायरिंग की और इसके बाकी जो भी फंक्शंस होते हैं उन सब की। सबसे पहले इसके सेक्शंस होते हैं, जैसे नंबर 1 से 14 तक एक सेक्शन है। उसके बाद 15 से 22 तक दूसरा सेक्शन है। और उसके बाद 23 से लेके 39 नंबर तक तीसरा सेक्शन है। इसी तरह से ये चौथा सेक्शन, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। इसके टोटल 9 सेक्शंस होते हैं डीपसी मॉड्यूल 8610 के। अब इसके हम वायरिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 पे जाते हैं। सेक्शन 1 पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बैटरी का साइन शो हो रहा है और 1 नंबर पे नेगेटिव और 2 नंबर पे पॉजिटिव की वायर लगाई जाती है जो हम। और उसके बाद नंबर 3 के ऊपर ये हमारा एमरजेंसी स्टॉप का साइन है। एमरजेंसी स्टॉप का टर्मिनल ये नंबर 3 पे दिया गया है। और इसमें जो वायर आती है ये हमारे एमरजेंसी पुश बटन जो ये लगा हुआ है इसके थ्रू नॉर्मली क्लोज से गुजरते हुए यहाँ पे आती है। और ये हमारे के बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 4 और नंबर 5 की। नंबर 4 और नंबर 5 ये वाला जो सेक्शन है ये पॉजिटिव साइन और उसके साथ नीचे एरो, इसका मतलब है कि ये हमारे पास पॉजिटिव आउटपुट्स हैं। पॉजिटिव आउटपुट्स नंबर 4 को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके 2 मकसद होते हैं नंबर 4 के लिए, एक फ्यूल और ECU पावर अप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ECU मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, उसके पावर अप के लिए और फ्यूल के लिए नंबर 4 को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 आ जाता है। नंबर 5 के ऊपर ये 305 हमारी तार लगी हुई है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं मोटर स्टार्टर के लिए। मोटर स्टार्टर के लिए 5 नंबर और जो 4 नंबर की वायर है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के लिए। ये बहुत अहम पॉइंट होते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे जाते हैं D+W/L। ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा DC अल्टरनेटर का पॉइंट होता है जिसको DC चार्जर भी बोलते हैं। जैसा कि हर इंजन के अंदर एक DC चार्जर होता है जो बैटरी को चार्ज करता है। ये उसकी वायर 306 के ऊपर आके लगती है। जी तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस सेक्शन की 7 to 14। ये वाला जो सेक्शन है अब आप देख रहे होंगे ये वाला साइन और ये वाला साइन ये दोनों सेम है, लेकिन ये वाला जो ब्लॉक है इसको डेडिकेटेड किया गया है फ्यूल और स्टार्टर मोटर के लिए। जबकि ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट का से मुराद ये है कि ये 7 से 14 तक जो पॉइंट हैं इनको हम थ्रू ये वाला जो पोर्ट है यहाँ पे हम PC कनेक्ट करके इसके साथ और इसको अपनी मर्ज़ी के साथ पॉजिटिव आउटपुट्स यहाँ से ले सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड हों।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये वाला हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड सेक्शन की। सेकंड सेक्शन के अंदर सबसे पहले हमारा ये वाला जो साइन है ये शो करता है एनालॉग आउटपुट्स को। उस एनालॉग आउटपुट्स जनरेटर के अंदर जैसे टेम्परेचर सेंसर होता है, लो फ्यूल सेंसर होता है, ऑयल प्रेशर सेंसर होता है, ये जितनी भी हमारी आउटपुट्स होती हैं ये एनालॉग आउटपुट्स होती हैं, क्योंकि ये अपनी वैल्यू को मुसलसल तब्दील कर रही होती हैं। इसी तरह से ये 15 नंबर के ऊपर ग्राउंड की वायर आकर लगेगी और फर्दर आपके जितने भी सेंसर हैं उनकी वायर्स यहाँ पर कनेक्ट होंगी। कैन का मतलब कॉमन एरिया नेटवर्क। कुछ ECU जनरेटर्स होते हैं जो कॉमन एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती है, जिनको उसकी जो वायर्स हैं वो यहाँ पे आके कनेक्ट होती हैं। H पे हाई, L पे लो, SCR पे शील्डेड वायर आके आपकी कनेक्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन जो सेक्शन है उसके अंदर से एक फ्लाई व्हील है, उसके ऊपर सेंसर लगा हुआ है। ये वाला जो साइन होता है इस सेंसर को MPU बोलते हैं। MPU का मतलब मैग्नेटिक पिकअप यूनिट। अगर हमारा जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो उसकी जो वायर्स आके लगेंगी वो यहाँ पे। अगर हमारा जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है तो उसकी जो वायर्स हैं वो ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट में आके लगती हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है ECU का। ECU जैसे मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है। ECU में जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की ये जो 3 वायर्स लगी होती हैं, जनरेटर की जितना भी डाटा फीडबैक होता है वो जो इस मॉड्यूल को मिलता है वो थ्रू ECU पॉइंट से मिलता है। ECU के बाद हमारा जो अगला ब्लॉक आता है ये जिसमें ये 2 साइन बने होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसको डीप सी नेट कहते हैं। अगर आप एक से ज़ायद डीप सी मॉड्यूल लगाना चाहते हैं तो मॉड्यूल की जो कम्युनिकेशन होगी वो डीप सी नेट के ज़रिए होती है, जो ये वाले पॉइंट हैं। उसके बाद इसके बाद हमारे पास ये वाला साइन उसके बाद हमारा जो ब्लॉक है वो ये वाला आ जाता है, जिसमें एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे होता है। इसको डीप सी नेट कहते हैं। डीप सी नेट इसका मकसद जो होता है वो होता है कि इन केस हमें एक से ज़्यादा मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ जाती है, उसकी वजह जो हमारे पास ये जो एनालॉग आउटपुट्स हैं इसकी अगर हमारे पास एनालॉग आउटपुट्स ज़्यादा हों और यहाँ पे पॉइंट कम हो तो उसके लिए अगर हमने मॉड्यूल एक्स्ट्रा लगाना है तो उसकी जो मॉड्यूल की आपस में जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू डीप सी नेट होती है। नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो MSC आ जाता है। MSC का मतलब मल्टी सिग्नल कम्युनिकेशन। मल्टी सिग्नल कम्युनिकेशन ये जो वाला जो पॉइंट है ये बहुत अहम पॉइंट होता है सिंक्रोनाइजिंग के अंदर, क्योंकि अगर हमने एक से ज़्यादा जनरेटर को आपस में सिंक करना है तो उनके अलग अलग जो कंट्रोलर होते हैं उनमें जो कम्युनिकेशन होती है वो थ्रू MSC होती है। MSC में हाई H पे हाई, लो पे L पे लो वायर और SCR पे शील्डेड वायर कनेक्ट होती है। और ये वाला जो पॉइंट है ये इस वजह से भी अहम है कि अगर हमारे पास बिलफर्ज 10 जनरेटर हमने आपस में सिंक करने हैं, क्योंकि जो हमारा 8610 ये वाला जो मॉड्यूल है ये एक वक्त में 49 जनरेटर को आपस में सिंक कर सकता है। तो ये वाला जो जनरेटर होगा फर्स्ट वन उस पे, और जो लास्ट वन 10वां जो जनरेटर होगा उसके कंट्रोलर पे हमें इस MSC पे एक 120 ओम की रेजिस्टेंस इंस्टॉल करना पड़ेगी, फर्स्ट वन और लास्ट वन। और जो इनमें कनेक्शन होगा ये थ्रू डेजी चेन, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा पैरेलल में इस तरह से ये चलता जाएगा। जो इसमें कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन जो मॉड्यूल में होती है वो इनके आपस में फ्रीक्वेंसी मैचिंग और वोल्टेज मैचिंग, ये जो भी इनमें आपस में कम्युनिकेशन होगी वो थ्रू MSC होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन जो GOV मतलब गवर्नर। ये वाले जो गवर्नर और AVR ये वाले जो 2 पॉइंट है ये सिर्फ हमें
इस मॉड्यूल में मिलेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये वाला जो मॉड्यूल है ये सिंक्रोनाइजिंग या लोड शेयरिंग मॉड्यूल कहलाता है। तो आपको पता है कि जब हम किसी जनरेटर को सिंक करते हैं तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी मैच करना होती है, वोल्टेज मैच करना होते हैं और फेज सीक्वेंस मैच करना होता है। तो उसके लिए गवर्नर स्पीड को कंट्रोल करता है, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होती है। गवर्नर की जो वायर होगी वो यहाँ पे आके कनेक्ट होगी बी और ए 35 और 36 के ऊपर। और दोस्तों ये वाली जो हमारी होती हैं ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये एनालॉग आउटपुट्स होते हैं जो हमें प्लस माइनस 10 वोल्ट 10 वोल्ट डीसी हमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम इस गवर्नर हम स्पीड और एवीआर वोल्टेज को या एक्साइटेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक आ जाता है इसके अंदर 40 और 41, 42 और 43 ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको वोल्टेज फ्री कॉन्टैक्ट्स कहा जाता है। वोल्टेज फ्री कॉन्टैक्ट्स मतलब जिस तरह एक रिले के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज ये। उसके बाद V1 44 से 47 तक ये वाली जो पॉइंट है ये हमारे जनरेटर के वोल्टेज होते हैं। उसके बाद V2 हमारे बस वोल्टेज होते हैं। बस वोल्टेज जो हमारे आउटपुट्स पे चल रहे होते हैं और V1 पे जो हमारे इनकमिंग आ रही होती है। अब V1 और V2 क्योंकि आपको पता है कि जब हमने सिंक्रोनाइजेशन करनी है तो हमारे वोल्टेज सेम होने चाहिए। तो जो बस के वोल्टेज होंगे उसके मुताबिक ये अपनी वोल्टेज थ्रू AVR कंट्रोल करने के बाद ये ब्रेकर को ऑन करवाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन जो ब्लॉक आ जाता है ये हमारा सिटीज़ का ब्लॉक होता है। S1 ये वाली जो रेड येलो ब्लू, और उसके बाद हमारे पास ये ग्राउंडिंग आ जाती है। ये वाली जो हमारी सिटी ये वाली जो ये पॉइंट है ये हमारा सिटी का पॉइंट होता है। यहाँ पे हमारी सिटी आके कनेक्ट हो जाएगी। सिटी के दो पॉइंट होते हैं S1 और S2 जो कॉमन हो जाता है और S1 को हम फर्दर अलग अलग रेड येलो ब्लू हम अपनी वायर लेके कनेक्ट कर लेते हैं। और हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक आ जाता है ये हमारे पास डिजिटल इनपुट्स का ब्लॉक होता है। डिजिटल इनपुट्स बाइनरी इनपुट्स होती हैं ऑन या ऑफ, 0 या 1। मतलब कि हमारा प्रेशर स्विच ऑन है या ऑफ है ये। इसके अलावा रिमोट स्टार्ट का सिग्नल आ जाता है, इसमें फीडबैक का सिग्नल आ जाता है, ऑयल प्रेशर स्विच का सिग्नल आ जाता है, वाटर टेम्परेचर का सिग्नल आ जाता है। कहने का मकसद ये है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये रीडिंग शो नहीं करेंगे, ये जस्ट जो हमारा कंट्रोलर है उसको जस्ट ये इंश्योर होगा कि ऑन या ऑफ, टेम्परेचर स्विच ऑन और ऑफ, ब्रेकर ऑन और ऑफ, ये डिजिटल इनपुट्स हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है वो ये वाला आ जाता है। इसमें ये वाली जो पोर्ट है ये हमारी ईथरनेट की पोर्ट होती है जहाँ पे ईथरनेट की केबल लगेगी। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो पोर्ट है ये USB पोर्ट आ जाती है। ये USB पोर्ट का मकसद इस कंट्रोलर के इवेंट लॉग में 250 अलार्म सेव हो सकते हैं। अगर हमें उससे ज़्यादा अगर हमने 250 से ज़्यादा अलार्म के लिए इसका रिकॉर्ड रखना हो तो उसके लिए हम एक एक्सटर्नल USB इसमें इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद जब हमें डाटा चाहिए होगा हम निकाल के PC के साथ कनेक्ट करके इसका सारा डाटा निकाल सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास A टाइप टॉप पोर्ट आ जाती है। ये कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट, इसको कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट भी कहते हैं। ये इसमें मॉड्यूल के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारा ये वाला सेक्शन आ जाता है, लास्ट सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स आ जाती हैं। कम्युनिकेशन पोर्ट्स इस तरह से ये ईथरनेट की पोर्ट थी, इसी तरह से ये भी कस्टमर कम्युनिकेशन फॉर SCADA फॉर BMS सिस्टम के लिए जो सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ से रिसीव किए जाते हैं। उसके बाद
हमारे पास इसकी सप्लाई का आ जाता है। सप्लाई जो है इसकी जो हमने बैटरी को देनी है वो 8 से 35 वोल्ट 1 एम्पेयर मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद डीसी आउटपुट T4 डीसी आउटपुट 24 वोल्ट 15 एम्पेयर 4 एंड 5 T4 से मतलब T4 से का मुराद है टर्मिनल 4 और टर्मिनल 5। अब ये टर्मिनल 4 और टर्मिनल 5 है, ये 15 एम्पेयर पे ऑपरेट होता है, जबकि जो हमारा टर्मिनल 7 से टर्मिनल 14 है ये 2 एम्पेयर रेटिंग है इसकी। इसलिए जो हम T4 और T5 को हम फ्यूल और स्टार्टर मोटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डीसी इनपुट्स आ जाती हैं। डीसी इनपुट्स मैक्सिमम 30 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद वोल्ट फ्री पॉइंट 41, 44, 40 और 41, 42, 43 ये वाले जो पॉइंट हैं ये 250 वोल्ट AC 8 एम्पेयर तक हो इनकी रेटिंग होती है। उसके बाद AC वोल्टेज इनपुट ये वाली जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं ये 600 वोल्ट तक 3 फेज़ में हम इसको दे सकते हैं। इनपुट जो करंट है, जो सीरीज़ का करंट है, ये 5 एम्पेयर तक हम इसको दे सकते हैं। उसके बाद चार्ज अल्टरनेटर जो हमने DWL 6 नंबर पॉइंट था, 6 नंबर पॉइंट चार्ज अल्टरनेटर ये 30 वोल्ट DC 2.5 वाट मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा। उसके बाद मैग्नेटिक पिकअप यूनिट ये वाला जो यूनिट था 23, 24 और 25 70 वोल्ट RMS और 10 किलोहर्ट्ज़ मैक्सिमम, ये इसकी रेटिंग है। उसके बाद एनालॉग आउटपुट्स ये वाली एनालॉग आउटपुट्स 10 वोल्ट DC मैक्सिमम लेंगी। इसके अंदर ये वाली भी आ जाती हैं और गवर्नर और AVR भी आ जाता है। कॉमन पोर्ट आ जाती है मैक्सिमम 5 वोल्ट और गवर्नर और AVR प्लस माइनस 10 वोल्ट DC। जी तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। उम्मीद है ये आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका प्रॉपरली आपको गाइड किया जाएगा। और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।